सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? रेक्टिफिकेशन का कोई डाउट वगैरह? कोई डाउट नहीं, सब क्लियर क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टडी मेट वाले कर लिए सब ने, या स्टडी मेट में कोई डाउट है? पक्का? तो फिर आगे चलें। आज चैप्टर नया स्टार्ट करना है हमने। चैप्टर हमने स्टार्ट करना है कौन सा? बीआरएस का। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करेंगे आज आप सबके साथ। पहले मैं स्क्रीन शेयर करूं एक बार। सो ये लीजिएगा। सब अपने पास बेटा हेडिंग डाल लीजिए। हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है किस चीज का? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, कुछ करेक्शन कर दूं मैं इसमें से। चलिए, सो अब सब कुछ ठीक है और मैं अब आपके साथ हेडिंग डाल रहा हूं। सब आपने अपने हेडिंग डाल लीजिए। चैप्टर का नाम क्या बताया हमने अभी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर क्या हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है? हमने पहली बार कब पढ़ा था? 11th क्लास में जब हम थे। 11th क्लास के अंदर आपने अकाउंट्स को पहली बार पढ़ना शुरू किया और ये चैप्टर भी पहली बार आया। और मैं बोलूँ तो एक जर्नल के बाद एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th के बाद यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग भी है। ये एग्जाम के अंदर अगर बताया जाए तो ज्यादातर मोस्टली कितने मार्क्स में आया हुआ है? 10 मार्क्स में। कुछ एक अटेम्प्ट पहले कुछ ये आया कितने का? 4 मार्क्स का भी। मैं आपको अगर इसका पैटर्न दिखाऊं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज इसके बारे में बात भी करेंगे और, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है कि आईसीआई इस चैप्टर को कितना सीरियस लेता है और हम इसे पहले कर रहे हैं तो इसका हमारा रीजन भी क्या है, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमारा फोकस इसके ऊपर ज्यादा रहता है। ये जो आपका हमने रिवीजन रखा था इसके अंदर, ये देखिएगा, ये देखो। अगर मैं बात करूं मई 18 कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। नवंबर 18 कितने मार्क्स का? 10। जून 19 10। नवंबर 19 10। नवंबर 20 में भी कितने का? लेकिन जब हमने यहाँ एक्सपेक्ट किया तो ये 10 में नहीं आया था, यहाँ कितने में आया था? 4 में। यानी कि जो पिछला अटेम्प्ट हुआ जनवरी 21 का, जिसका लेटेस्ट कल रिजल्ट भी आया है, और उसके अंदर आपका 4 मार्क्स का ये टॉपिक कवर हुआ। अब मुझे लगता है कि वापस से दोबारा आपका ये कितने मार्क्स में कम से कम 10 में तो या 5 में तो कम से कम कवर होगा। अच्छा, ऐसा तो है कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा? आएगा, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वेटेज 5-10 की हो सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन ये आना एग्जाम में कंपलसरी है एक तरह से। ठीक है। और एक और चीज जो आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपको पता होगी तो आप इसको बेटर परफॉर्म कर पाओगे इसके बारे में। ये देखिएगा, अगर आपने शायद ये देखा हो या ना देखा हो, ये हमारे अकाउंट्स का कोर्स है सीए फाउंडेशन का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कितने से मार्क्स का बेटा? आपका 5 से 10 मार्क्स की थ्योरी का टॉपिक बनता है। फिर आप देखना, आप ध्यान से, सेक्शन 2 कितने मार्क्स का है? 25 से 30। और 25 से 30 के बीच में जो हेड्स बने हुए हैं उसके अंदर जो एक टॉपिक हम कर चुके हैं, कौन सा? यानी कि एक तो अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें एक ही चीज आती है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर क्या है अपना?
BRS, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्रीज और डेप्रीसिएशन। 25 से 30 मार्क्स, तो करीबन 2 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स वाले, एक क्वेश्चन आपका 5 का, या ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन 5 के आ जाए, या ऐसा होता है कि 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाए। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट ऐसा है जो एग्जाम में आना ही आना है। और किस किस में चॉइस आ रही है, एक तरह से देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, और क्या आपका डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री। तो 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्री के, और आपने 4 में से 3 11th में पढ़े हुए हैं। सिर्फ एक इन्वेंट्री तो नहीं पढ़ा आपने, यहां पर इन्वेंट्री नया पढ़ने वाले हो आप 11th क्लास के बाद। अब तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको कंफर्म 25-20 मार्क्स देके जाएंगे। आपने इस चीज को ही ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी होती है कि भाई ये टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में आने ही आने। जो टॉपिक एग्जाम में नहीं आने में उनके पीछे भागता रहूं, कोई फायदा नहीं उन चीजों का, लेकिन जो आने और आसान भी हैं तो पहले क्यों ना उन्हें कवर किया जाए। ठीक है, सो BRS का टॉपिक हमारे लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा, और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपने पढ़ रखा है, पहली बात, अच्छी बात है, लेकिन अब हम यहाँ पे दोबारा से क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सबने कैश बुक पढ़ रखी है? कैश बुक ये लीजिएगा, कैश बुक की बात करेंगे शुरुआत से। कैश बुक में कितने कॉलम हुआ करते थे? कुछ ऐसा था, डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, अच्छा, कैश में अगर यहां पर कुछ लिखा है ब्रॉट डाउन, इसका क्या मतलब हुआ? इतना पैसा है हमारे पास, या हमने इतना उधार ले रखा है? इतना पैसा है हमारे पास। बेटा उसमें मान लीजिए कोई रिसीट आई, पैसा आया, फॉर एग्जाम्पल 100, यहां से कुछ पेमेंट गई, फॉर एग्जाम्पल 60, तो क्या लगता है बेटा, क्या बचा? बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बचा? 40। 110 माइनस 60 कितना? 50। क्लियर यहां तक की बात? ये 50 रुपए क्या शो करते हैं? इतना बैलेंस हमारी जेब में है, कैश इन हैंड है हमारे पास, कितने का? 50 का। ऐसा ही कुछ मैं यहां का रखता हूं, ये लीजिए, 100, 1000, 600, और ये कितना? 500। ये 500 रुपए क्या इंप्लाई करता है? इतना पैसा बैंक में है। अच्छा, ये 50 रुपए मेरे पास है, ये क्या ये मेरी जेब में भी होगा? सोचो, अगर मैं 50 रुपए कैश बोल रहा हूं तो 31 मार्च, फॉर एग्जाम्पल ये ईयर एंड 31 मार्च है, 31 मार्च को मैं बोल रहा हूं जी मेरे पास 50 रुपए कैश है, तो मेरी जेब में भी कैश होगा 50 रुपए? नहीं होगा? होगा। ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग कहानियां होती हैं, 50 रुपए जेब में नहीं होते हैं, हम कैश अपनी मर्जी से ऊपर कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बुक वाइज तो हम यही बात बोलेंगे 50 रुपए हमारी जेब में है। अच्छा, ये बैंक में कितना दिखा रहा है? मैं बोल रहा हूं जी बैंक में 500 रुपए है, क्या बैंक में होगा या नहीं होगा? होना ही चाहिए, 500 रुपए आप बोल रहे हो। अच्छा, मैं तो क्या कर सकता हूं, एक काम कर देता हूं, इन सब के आगे ना एक के वर्ड ऐड कर देता हूं। के किसके लिए यूज करते हैं? थाउजेंड्स के लिए। तो मैं कह रहा हूं जी मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, 500 के। अब 5 लाख रुपए है या नहीं, ये बात सच है या झूठ है, ये बात कैसे पता चलेगी? कोई है जो इसका प्रूफ दे सकता है मुझे? कौन? मेरी पासबुक। सर आपके अकाउंट में 500 है, 5 लाख है, चाहे 5 करोड़ है, बट इस बात का प्रूफ एक ही चीज से मिल सकता है, वो क्या है? आपकी पासबुक। ऑल्दो आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग है सर, बैंक का बैलेंस आप फोन में चेक कर लो, लेकिन हम थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं ये पुराने जमाने का पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, सिर्फ क्या मिलती थी? एक पासबुक। और पासबुक तो चलो आजकल फिर भी कंप्यूटराइज हो गया, आप मशीन में डालो, मशीन में एंट्री होके आ जाती है बाहर। जाते हो बैंक कभी गलती से भूले भटके या सिर्फ एटीएम से कैश विड्रॉ करते रहते हो? सो पहले क्या था, अगर आपको थोड़ा और पता हो या अपने पेरेंट्स से पूछना, या उनके घर कभी घर पे आपको कुछ मिल जाए, पासबुक की पहले मैनुअल हुआ करती थी, उस पर एंट्री लिखी जाती थी कि आज इस पर्सन ने इतने पैसे जमा कराए, इतने पैसे निकल गए, तो वो पासबुक की पहले मैनुअल था। लेकिन हम इतना पूरा विषय में नहीं जाएंगे, हमारे पास पॉइंट ये है जी एंट्री हमारी कहां पर? पासबुक में तो होती है। अब पॉइंट इज कि मैं बोल रहा हूं जी 500 पड़ा है, वो कह रहा है बैंक भी 500 पड़ा है, फिर तो दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं। अच्छा, मैं बोल रहा हूं जी 500 पड़ा है और बैंक कह रहा है जी चले 200 है, कौन सही बोल रहा है? क्यों हम झूठ बोल रहे हैं? क्यों हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम ज्यादा दिखाना चाहते हैं इसलिए?
अच्छा अगर बैंक 500 की जगह 700 बोले तो तब भी बैंक सच्चा, मतलब मैं ही झूठा हूं सिर्फ है मैं अब तुम्हें कम दिखा रहा हूं, अब क्या दिक्कत है? 700 मिलने लग रहे हैं, मैं तो मान जाऊंगा 700 मिलने लग रहे हैं, अच्छी बात है मेरे लिए। तो पॉइंट क्या है, जब 500 500 था तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों बराबर बता रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन जब एक जगह 500 और एक जगह 300 या 200 है या 700 है तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस होना नहीं चाहिए था, डिफरेंस होना नहीं चाहिए था भाई। जब मेरे कैश में 50, मेरे हाथ में 50, जब मेरी बैंक में 500, पासबुक में भी 500 तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बैंक में पासबुक में ज्यादा या कम होगा तो वो दिक्कत की बात है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो फिर तो जो डिफरेंस है ना, उसका डिफरेंस आपने सिर्फ अपने आप को समझाना है कि हाँ भाई ये 300 रुपए इधर हैं उधर हैं, समझ जाओगे आप। लेकिन जैसे जैसे आपकी ऑनरशिप में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में कितने लोग होंगे, 2 से ज्यादा लोग, 2 कम से कम चाहिए मुझे। जब 2 लोग इकट्ठे होंगे तो एक को पता है दूसरे को नहीं पता, दूसरा वाला पूछेगा ना कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बता मुझे इसका डिफरेंस क्यों आ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कंपनी बन जाए तो कंपनी में कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। पब्लिक में कितने, मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। और वो लोग तो बिजनेस में आते भी नहीं है, वो तो सिर्फ शेयर खरीद लेते हैं। चलाने वाला कौन होता है, डायरेक्टर। अब डायरेक्टर पे भरोसा करें या ना करें, क्या पता उसने घपला कर रखा हो। तो इसके लिए किसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट करने के लिए। और वो आके चेक करते हैं कि तुम्हारी पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है और कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है, दोनों मैच करते हैं नहीं करते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 500 है और 300 है या 500 है 700 है तो भाई डिफरेंस क्यों है, बराबर होना चाहिए था। और अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस के रीजन क्या है। अगर डिफरेंस आ भी रहा है, चलो मान लिया डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस का रीजन तो होगा तुम्हारे पास कि डिफरेंस आ क्यों रहा है, मुझे डिफरेंस का रीजन दे दो। और वो रीजन हम कौन सी स्टेटमेंट में देते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बीआरएस बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम बीआरएस तब बनाते हैं जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता। अगर दोनों टैली करते हैं तो मुझे बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब क्या, मिलाना। मैं रेक्टिफाइड नहीं बोल रहा हूं, आपने पढ़ा एक चैप्टर भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को ठीक करना। बट मैं गलतियों को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि रिकंसाइल करो, मिलाओ कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आया है तो डिफरेंस क्यों आया है उसका रीजन ले आओ। मैं रीजन को ठीक करने के लिए भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं मिला के चेक कर लो कि भाई डिफरेंस आया क्यों है। सो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है बीआरएस, जो रिकंसाइल करती है किसको, कैश बुक के। अच्छा कैश बुक के भी कौन से बैलेंस को, कैश कॉलम को या बैंक कॉलम को, बैंक कॉलम को। किसके साथ, पासबुक के साथ। बात समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं इस बात से। तो हम बीआरएस बनाएंगे जस्ट टू रिकंसाइल, मिलाने के लिए, मैचअप करने के लिए, टैली करने के लिए कि डिफरेंस क्यों आया। कौन बनाएगा लेकिन बीआरएस, बैंक बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। हमारा अकाउंट है, हमारा डिफरेंस है, बैंक को क्या फर्क पड़ता है। बैंक तो कहता है मैंने 500 बोल दिया सही है, मैंने 700 बोल दिया सही है, तुम देखो तुम्हारा डिफरेंस क्यों आ रहा है। और बैंक के पास तो लाखों कस्टमर है, सबके बीआरएस बनाएगा, फिर तो हो गया काम उसके लिए। तो इसीलिए हमेशा बीआरएस कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर, जिसने अकाउंट बैंक में खुलवा रखा है। अब वो कंपनी है, वो प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, इट डिपेंड्स। क्लियर यहां तक की बात है। कब बनाते थे हम अपना बैलेंस, कब ऑडिट करवाएंगे अपने अकाउंट्स, कब ऑडिट करवाएंगे, सोचो। हर साल करवाएंगे, हर महीने करवाएंगे, जब मन करे तब कराएंगे। सोचिए, ऑडिट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। ऑडिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है स्टैट्यूटरी। स्टैट ऑडिट बोलते हैं शॉर्ट में। स्टैट्यूटरी कानून की वजह से जो ऑडिट कराना पड़ रहा है, लीगल ऑडिट कराना पड़ रहा है, लॉ की वजह से ऑडिट कराना पड़ रहा है। इंटरनल कराना आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मुझे लगता है जी मेरा स्टाफ शायद सही तरह से काम नहीं करता, कुछ गलतियां होती रहती हैं, कुछ फ्रॉड होते रहते हैं, तो मैंने एक टीम अपॉइंट करी जो कि इंटरनली ऑडिट करता है हर महीने आकर। और स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो लॉ ने बोला कि भाई आप इतना कमाते हो तो जी आपका ऑडिट होना चाहिए, आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, तो वो लॉ करवाता है। तो अब इन दोनों केसेस में आपका हर बार महीने बाद, अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो हर महीने चेक होगा, और अगर मैं स्टैट ऑडिट की बात करूं तो हर साल के एंड में चेक होगा।
तो ऑडिट करना कंपलसरी बन जाता है, और क्या नाम है, बीआरएस बनाना कंपलसरी बन जाता है ड्यू टू डिफरेंस। और ये बनाते कब कब हैं हम, या तो ईयर एंड पे, या फिर हम मंथ एंड पे, या फिर मैं क्वार्टर एंड पे भी बना सकता हूं, मैं 6 महीने में भी बना सकता हूं, और मैं चाहूं तो डेली भी बना सकता हूं। डेली कौन बनाता होगा, जिसकी बैंक्स में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हो। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास बीआरएस को बनाने के रीजन क्या है, क्यों बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कब बना रहा है, ये बेसिक सी बातें हैं। और ये बेसिक बातें जानना जरूरी है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रू फॉल्स। एग्जाम के अंदर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक आधा क्वेश्चन बीआरएस चैप्टर से भी कभी कभी निकल आता है। यहां तक की बात क्लियर है आप सबको, कोई डाउट तो नहीं इस बात से। तो अपने पास लिखना शुरू करेंगे बेटा पहले बीआरएस के बारे में। ये बनाना है, हटा दो इसको, मैं हटा दूं भी। लिखिए बेटा अपने पास फिर, BRS is a statement which helps to reconcile the balance of bank column in cash book with passbook balance. The balance of bank column in cash book with किसके साथ बेटा, पासबुक के साथ। Second point, this statement is prepared by, कौन बनाता है बेटा, अकाउंट होल्डर, बिजनेसमैन, अकाउंट होल्डर, जो भी है इस हिसाब से। और this statement is prepared generally on, कब बनाते हैं बेटा, मंथ एंड, क्वार्टर एंड, हाफ ईयरली और एनुअली। Or it can be prepared on daily basis also. It can be prepared on daily basis also. इसको हम डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है जी, हमारी कैश बुक किससे मैच कर जाए, पासबुक से। क्वेश्चन अगर कैश बुक देगा तो हम किस पे पहुंचा देंगे, बैलेंस को। और अगर क्वेश्चन हमें पासबुक देगा तो हम किस पे पहुंचा देंगे, बैलेंस को, कैश बुक पे। क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। अच्छा, इसे करने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ती है कि इसके बैलेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो उसके लिए मैं आपके पास बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ में। ये बेटा आपकी क्या है, कैश बुक, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ये है आपका पासबुक। एक बात बताइए, कैश कॉलम में, कैश बुक में बैंक कॉलम, आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, तो जी वो डेबिट में आएगा। क्लियर है यहां तक की बात। और ये साइड हमारे पास कौन सी होती है, सिमिलरली पासबुक में भी ये डेबिट है और यहां पर ये क्रेडिट है। तो जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है वो आपके लिए क्या बोला आपने, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या बोला, डेबिट। तो जी वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से शुरू होता है। अब इसी बैलेंस को मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानता हूं, जैसे कि मैं इसे बोल सकता हूं बैलेंस एज पर, क्या बोलूं, कैश बुक। इसी को मैं कह सकता हूं कौन सा बैलेंस बेटा,
पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? और मैं इसे क्या कह सकता हूं, डेबिट बैलेंस एज पर किसका बेटा, कैश बुक। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव है, फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है, ऐसे ऐसे हिंट मिलेंगे आपको लिखे हुए। अच्छा, जो पैसा आपके लिए एसेट है, आपने अपना पैसा बैंक में डाल दिया, क्या वो पैसा बैंक का हो जाएगा? हमारा ही रहेगा। अगर वो पैसा हमारा ही रहेगा तो इसका मतलब बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। और जब बैंक की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? तो फिर वही चीज जो हमने यहां लिखी वो इधर से लिखी जाएगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसे मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा ये पॉजिटिव बैलेंस होगा नेगेटिव बैलेंस होगा? पॉजिटिव होगा। ये पासबुक दिखा रही है लेकिन पॉजिटिव दिखा रही है, क्या बोलेंगे इसे हम, पॉजिटिव या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। समझ पा रहे हो? मतलब कैश बुक की डेबिट साइड किसके साथ मैच करती है, पासबुक की क्रेडिट साइड के साथ। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात से? सिमिलरली आपने एक नाम सुना हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हो। जब बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लेते हो इसका मतलब बैंक को पैसे वापस देने हैं नहीं देने? तो आपके लिए क्या है वो, और लायबिलिटी का बैलेंस, तो जी फिर वो यहां से शुरू हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, तो अब आप क्या बोलेंगे जी, ये बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, अब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। यही कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव या फिर कैसा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। क्वेश्चन आपको हिंट देगा आइडेंटिफाई करने का, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर इधर की बात करूं तो अब यहां क्या हो जाएगा, जो आपके लिए लायबिलिटी वो बैंक के लिए क्या, एसेट, वो डेबिट से शुरू करेगा। और अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो जी, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है। आप और क्या कह सकते हो जी, ये नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है। और क्या कह सकते हो जी, ये डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है। समझ पा रहे हो? और मैं इसको और सिंपल करूं आपके लिए जी, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, और कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे से मैच करते हैं। आई बात समझ में? जल्दी से इसको नोट करिए एक बारी।
नीचे कर दूं? बोलो बेटा, कंप्लीट हो गया सबका पूरा? तो जी अब हमने बेसिक समझा कि कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अब इसका क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है एग्जाम के अंदर, तो इसका फॉर्मेट हमें क्या बनाना पड़ता है? तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी चीज ऊपर क्या लिखेंगे आप बेटा? BRS। जिस दिन भी आप बना रहे हैं एज ऑन वो डेट आ जाएगी, और यहां पर आप नॉर्मली क्या लिखने वाले हैं? पर्टिकुलर्स। अब आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मेन चीज है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने बैलेंस शुरुआत में गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो फोकस इस चीज पे रहे कि बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं आपसे बोलता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब देखो कैश बुक क्या था आपके लिए? कैश बुक में ये कैश बुक था, ये पासबुक, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यही था ना? तो आपने ध्यान रखना है कैश बुक की डेबिट साइड की बात हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से, क्योंकि मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक, सिर्फ बैलेंस बोला मैंने, पॉजिटिव। और अगर मैं ऐसे बोलूं जी बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव। एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सा पॉइंट है, एग्जांपल भी मैंने हमेशा सिंपल रखता हूं। एक बार 2 और -2 में या इन दोनों में नेगेटिव किसको बोलते हो आप? इसको नेगेटिव क्यों नहीं बोलते? मैंने कोई साइन लगाया प्लस का, लेकिन हम फिर भी क्या बोलते हैं जी ये प्लस का ही है। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको उसको बताने की जरूरत, बट ये कोरोना की केस में नहीं है बताना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो आप बताते हो कि मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव हूं। इसका मतलब हिंट देना पड़ता है, नेगेटिव के लिए आपको बताना पड़ता है जी हाँ ये चीज नेगेटिव है। तो ऐसे ही अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो सिर्फ किस क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे क्या? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलूं चाहे पासबुक बोलूं, वो क्या बनेगा? नेगेटिव। लेकिन अगर मैं सिंपल बैलेंस लिख रहा हूं तो वो बैलेंस कैसा है? पॉजिटिव है। आती है बात समझ में? तो आपको ओवरड्राफ्ट और नेगेटिव बैलेंस का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने वो साथ में बना भी दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला गेम, वो आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर यहां तक की बात? नोटिंग जल्दी से करो बेटा इसकी भी।
डन बेटा, कंप्लीट हो गया है, करें आगे। अब ये जो हमने सीखा यहां तक का, इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास बीआरएस क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। लेकिन मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आपके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं करता, उसमें किस रीजन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। हमें वो पहले डिफरेंसेस पढ़ने हैं, फिर उनके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो अपने पास आप सब लिख रहे हैं हेडिंग में डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस को आप डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। हमारा सबसे पहला डिफरेंस कौन सा है बेटा, टाइमिंग डिफरेंसेस। दूसरा है एंट्रीज रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। और लास्ट इज एरर्स। तो हम इन तीनों के पॉइंटों से बात करेंगे, तीनों आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बीआरएस को बनाने में। टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, एंट्रीज रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली है, और एक और क्या लिखा आपने, एरर्स। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस के अंदर आपके पॉइंट आते हैं 2, और वो 2 पॉइंट बहुत ही सिंपल हैं। मैं इन दोनों पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगा, आप पहले इसके नीचे इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट लिखिएगा, चेक क्या किया, डिपॉजिट पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, या फिर क्या बोलूं, बाय बैंक, बट नॉट क्रिएटेड बाय बैंक। यहां पर आ जाइए, चेक इश्यूड, या फिर मैं बोल सकता हूं ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 2 पॉइंट हैं, आपने चेक डिपॉजिट किया, या फिर पेड इनटू बैंक किया, या फिर आपने चेक इशू किया या ड्रॉ किया। मैं दोनों केस के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाता हूं आपको। यहां तक लिख चुके हो आप सब? एक यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद ही फिर मैं आगे समझाना शुरू करूंगा। डन, चलिए। तो अब एक पॉइंट समझेंगे हम यहां से। लीजिए बेटा, ये बेटा हमारा है क्या, ऑफिस, और आज डेट है लेट्स से 29 मार्च 21। मैं 29 मार्च बोल रहा हूँ, वैसे 22 मार्च है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, 29 मार्च है। और आप अपने ऑफिस में बैठे हो, और आज आपके पास आया कौन, डेटर। डेटर जब आया तो क्या लगता है, पैसे देने आया या लेने आया? साथ में वो एक चेक भी लाया, 20,000 रुपए का एक चेक है। उसने 20,000 रुपया चेक आपको दिया, आपने ये चेक किसे दिया, अपने, कौन है ये आपका, अकाउंटेंट। आपने चेक अपने ऑफिस में दिया, ऑफिस से अकाउंटेंट के पास पहुंचा, अकाउंटेंट को बोला जाके अकाउंटेंट जाके बैंक में डिपॉजिट करा दे।
अकाउंटेंट जाके बैंक में डिपॉजिट करा दे। जब वो अकाउंटेंट बैंक में जाने वाला था, उसने एक बात पूछी, सर क्या मैं इसकी एंट्री कर सकता हूं? बताइए, क्या एंट्री कर लें या ना करें? चेक आ गया है, और अगर आपको थोड़ा बहुत कैश बुक का कुछ हिंट याद हो, तो अगर हम कोई चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराते थे तो उसको हम डायरेक्टली कहां रिकॉर्ड करते थे? बैंक कॉलम में। और अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं तो भी एक एंट्री करते थे, चेक इन हैंड। और हमारा पूरा चैप्टर इसी चीज पे चलेगा कि हमने सेम डे डिपॉजिट कराया है। तो मैंने कहा ठीक है एंट्री कर ले। क्या एंट्री की होगी बेटा उसने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटो। बेटा उसने ये बैंक वाली एंट्री कहां की होगी? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। पासबुक हमारे पास होती है, वैसे पासबुक हमारे पास ही होती है, कैश बुक भी हमारे पास ही होती है, दोनों हमारे पास होती है। आप घर जाके चेक करना, पेरेंट्स की पासबुक पड़ी होगी, पासबुक जो है। लेकिन हम क्या पासबुक में सुबह उठ के रोज लिख सकते हैं कि आज मेरे अकाउंट में 50 लाख डाल रहा हूं मैं? सोचो, नहीं लिख सकता ना। हाँ, अपनी कैश बुक में फिर भी लिख सकता हूं, मेरी पावर है उसके अंदर लिखने का। लेकिन बैंक पासबुक के अंदर लिखना बैंक की पावर है। पॉइंट समझ में आया? मैं जो मर्जी कहानी लिखता रहूं, बैंक कहता मैं नहीं मानता, जो मैं लिखूंगा वही सत्य है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। आ रही बात समझ में यहां तक की? तो पॉइंट अब कहने का क्या है कि मैंने एक चेक दिया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने जाने से पहले एक एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। इससे कैश बुक बढ़ गई या पासबुक बढ़ गई? कैश बुक बढ़ गई। कैश बुक का भी कौन सा कॉलम बढ़ा? बैंक कॉलम। अब वो चेक जब बैंक में गया तो डेट क्या थी बेटा? और आप जानते हो नॉर्मली कुछ टाइम लगता है चेक को क्लियर होने में। चेक मान लो क्लियर हुआ जी 3 अप्रैल को, बीच में संडे आया, हॉलीडे आया, कुछ भी कह सकते हो आप, छुट्टी थी, नहीं हो पाया काम, बैंक क्लोजिंग होती है उस टाइम पे, बैंक ऑफ रहते हैं। तो जी 3 अप्रैल को जाकर पैसा एक्चुअली कहां पहुंचा? बैंक में। लेकिन इस बीच में ऑडिटर आएंगे कौन सी डेट पे? 31 मार्च के दिन मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम 20,000 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े थे चेक डालने से पहले। चेक डालने के बाद मेरी कैश बुक में कितना शो कर रहा होगा? 1,20,000। लेकिन बैंक कितना शो कर रहा होगा 31 मार्च के दिन? 1 लाख। ये कह रहा होगा जी 1,20,000 है, ये कह रहा होगा जी 1 लाख रुपए है। डिफरेंस है 20 रुपए, 20,000 रुपए का। गलती किसकी है? मैंने चेक डाल दिया, ये गलती है मेरी, या बैंक क्लियर नहीं कर पाया, ये गलती है? ये गलती किसी की नहीं है, क्योंकि ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइम लगता है क्लियर होने में। हाँ, कुछ चेक ऐसे भी हैं जो सेम डे क्लियर हो जाते हैं। मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में, सामने वाले का अकाउंट भी एक्सिस बैंक में, सेम डे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और डिफरेंट बैंक है, डिफरेंट सिटी है, तो इन दैट केस टाइम लगता है क्लियरिंग होने में। इन दैट केस ये चेक आपका कब क्लियर हुआ? 29 का चेक कब क्लियर हुआ? 3 तारीख को। तो 31 मार्च के दिन जब सीए आया चेक करने के लिए, तो उसने बोला कि आपकी कैश बुक क्या है ऊपर, पासबुक कहां है नीचे, दोनों में डिफरेंस है। बट मुझे आपको सिर्फ अभी ये सिखाना है कि इस पॉइंट की वजह से एंट्री पहले कहां हुई है, कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। और कैश बुक कहां चली गई है? ऊपर। जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, वो आपका इंपैक्ट डालता है कहां पर? कैश बुक के अंदर। पढ़ना लाइन को, पहली लाइन में पढ़ना क्या लिखा हुआ है। चेक क्या किया आपने? डिपॉजिट, या फिर क्या किया? पेड इनटू बैंक, बट नॉट क्लियर्ड, या फिर क्रेडिटेड बाय बैंक। लेकिन किस डेट तक की बात कर रहा हूं? 31 मार्च। जब जिस दिन आप चेक कर रहे हो, क्या उस दिन तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाली बात है। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर ये चेक 29 को डाला और 30 तारीख को पैसा आ जाता बैंक के अंदर, तो ये कितना शो करता? 1,20। ये कितना शो करता? 1,20। 31 को ऑडिटर आता, चेक करता, क्या दोनों बराबर हैं? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत कब आई? जब एक जगह 1,20 आया और एक जगह 1 लाख आया। बात समझ में आती है? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चेक डिपॉजिट और पेड इनटू बैंक में पहले एंट्री कहां होती है? कैश बुक में। और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होता है। बताओ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है यहां तक की बात? अगले पॉइंट पे आते हैं। आप ऑफिस में बैठे ही थे, आज 29 मार्च ही थी। अब एक और पर्सन भी आया,
थोड़ा गुस्से में आया, आंखें लाल थी उसकी, और वो उसका नाम था क्या, बड़ा भयानक सा नाम है। और क्रेडिटर किस लिए आता है? पैसे लेने के लिए। मैंने उसकी भयानक आंखें देखते ही क्या करा, ले भाई साहब पेमेंट ले जाओ, 10,000 रुपए ना आपके, ये लो ले जाओ। मैंने एक चेक दे दिया उसे। जैसे ही मैंने उसे एक चेक दिया तो ये आ गए मेरे पास कि सर क्या कर रहे थे। मैं तू कौन होता है पूछने वाला। मैंने कहा मैंने एक पेमेंट की है। कितने की? 10,000 रुपए की। कि सर आपने किसको पेमेंट की? मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की है, क्रेडिटर के हमने पैसे देने थे, हमने सामान खरीदा हुआ पहले से, उसको 10,000 रुपए का चेक मैंने दे दिया है। कि सर मैं एंट्री कर दूं? मैंने कहा हाँ। क्या एंट्री करेगा बताइए? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक। ये क्रेडिटर डेबिट टू बैंक करते ही क्या लगता है आपको? दिख रहा होगा पैसा बैंक से निकल निकल के जा रहा होगा, ऐसे करके गया होगा पैसा? नहीं। लेकिन क्या पैसा बैंक से कम हुआ होगा? नहीं। फिर कहां कम हुआ होगा पैसा? कैश बुक में, क्योंकि मैंने एंट्री कर दी। मेरी बुक्स तो चलती है एंट्री बेसिस पे। मैंने जैसी एंट्री की, मेरी कैश बुक से कितना बैलेंस कम हो गया? 10,000। मान लो 1,00,000 रुपए था, मान लो मेरे अकाउंट में फिर से, तो 1,00,000 में 10,000 निकल गए, कितना बचा? 90,000। और वो क्रेडिटर जो जाके चेक बैंक में डाला होगा, उसका चेक जाके क्लियर हुआ बैंक में कब? 5 अप्रैल को। यानी कि एक्चुअली बैंक से पैसे कब निकले होंगे? 5 अप्रैल के दिन। और इस बीच में फिर से कौन आए थे? ऑडिटर। किस दिन आए थे वो? और 31 मार्च के दिन वो क्या कह रहे होंगे? आपकी पासबुक तो शो कर रही है, आपकी कैश बुक शो कर रही है कितना? 90,000। और पासबुक कितना शो कर रही है? 1,00,000 रुपए। दोनों में डिफरेंस है। गलती किसकी थी इसमें? किसी की भी नहीं। टाइमिंग डिफरेंस है, टाइम लगता है क्लियर होने में। और जब ऐसा टाइम लगता है तो एक बात बताओगे, एंट्री पहले कैश बुक में हुई है पासबुक में हुई है? तो ये एंट्री भी कैश बुक में ही होती है। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? चेक इश्यूड, किसी को देना या फिर क्या करना? ड्रॉ करना। चेक इश्यूड या फिर ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक पैसे के लिए क्लियर नहीं हुआ है, पैसे निकले नहीं हैं अभी तक। अच्छा, यही चेक अगर 30 मार्च को निकल गया होता तो ये भी 90, वो भी 90, कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब दोनों के बैलेंस मैच नहीं करते हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक की बात। और इन दोनों केसेस में पहले एंट्री किसने की है? कैश बुक ने। आई बात समझ में? आपने दोनों पॉइंट लिखे हुए थे ये वाले, थोड़ा नीचे जाकर ये कहानी थोड़ी बहुत जो लिख सकते हो लिख लीजिए अपने लिए, फायदेमंद रहेगी, क्योंकि रिवीजन करते हुए आपको हेल्प रहेगी, और कुछ नहीं। जल्दी से नोट करिए बेटा इसको। नीचे कर दूं?
डन बेटा, कंप्लीट सबका। तो जी अब हम अपने पास आगे बढ़ते हैं और आपका ये जो बेसिक हमने समझा इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं आपसे किसके बारे में, एंट्रीज रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। ऐसी एंट्रीज या ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ किसने रिकॉर्ड की हैं अभी तक, बैंक ने रिकॉर्ड की हैं। और बैंक हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें देता है जिनको बैंक ही रिकॉर्ड करता है, पहले हमें पता ही नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट कौन सा बेटा, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। बोलो बेटा, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है और वो इंटरेस्ट जब मिलता है तो उसका कोई डेट फिक्स होती है, होती है, डेट फिक्स होती है। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, वो डेट हर बैंक की अलग अलग हो सकती है लेकिन फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में जिसके अंदर मुझे पेमेंट मिलती है 28 फरवरी और 31 अगस्त के दिन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब साल फिक्स है, 2 बार इंटरेस्ट आना ही आना है ये वाला। अच्छा, इंटरेस्ट कितना आएगा मुझे पता होता पहले से? नहीं, रेट फिक्स होता है लेकिन रेट निकलता किस पे है? अमाउंट तो फ्लक्चुएट है पूरे साल। रेट कितना होता है? 3.5% पूरे साल का सिर्फ। तो इसके हिसाब से तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ज्यादा कोशिश कर लो 1000-1500 रुपए मुश्किल से बनता है 6 महीने का। अब ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि मैं खुद कैलकुलेट तो कभी करता भी नहीं। बात समझ में आ रही है? और ऐसे बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो खुद कैलकुलेट करता है कौन? सिस्टम, उनका कंप्यूटर कैलकुलेट करता है और वो अकाउंट में डाल देता है, आपको पता भी नहीं होता। तो ऐसी एंट्री पहले कौन करता है? बैंक। इसी तरह से बैंक हमारे ऊपर क्या लगाता है? चार्जेस। अब वो पासबुक के लगाए, वो एटीएम के लगाए या किसी लॉकर चार्जेस को लगाए, किसी भी तरह के लगाए, बट पहले एंट्री कौन करता है बैंक चार्जेस के केस में? बैंक। आ जाके बैंक को बोलते हो बैंक मुझसे गलती होगी, चार्जेस लगा लो मेरे ऊपर, मैं तो लगा चुका हूं, आप भी लगा लो। ऐसा होगा कभी? नहीं ना। आप पहले हमेशा कौन लगाता है? बैंक। फिर आपको पता चलता है, आप अपनी स्टेटमेंट अपडेट कराते हो तब पता चलता है कि हाँ कुछ खर्चा लगा है हमारे ऊपर, और फिर आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो टाइमिंग डिफरेंस से पहले कौन रिकॉर्ड कर रहा था? कैश बुक। और इसके अंदर पहले कौन रिकॉर्ड कर रहा है? पासबुक। यही मेजर डिफरेंस है। कुछ एंट्रीज ऐसी जो हमने सिर्फ कहां कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखी हैं और कुछ एंट्रीज ऐसी जो सिर्फ कहां रिकॉर्ड हो रही हैं? पासबुक में। और इसी में एक और पॉइंट भी है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बड़ा सिंपल सा पॉइंट सुनो ध्यान से। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपनी गूगल ड्राइव क्लासेस ही बेचते हैं और पेमेंट कैसे आती है? ऑनलाइन आती है। अब किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं है, कुछ ऑप्शन है ऐसा नहीं, मोबाइल पेमेंट। तो क्या करते हैं, हमसे अकाउंट नंबर लेते हैं और अपने वहां पर कोई भी जो हमारा उसी फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूं, तो अपने किसी भी एक्सिस बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाते हैं, हमारे अकाउंट डिटेल देते हैं और हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देते हैं। अब मोबाइल है तो फटाफट मैसेज आ जाता है कि पैसा आ गया। जब मोबाइल बैंकिंग नहीं थी तो पता कैसे चलेगा कि पैसा आ गया? या तो वो मुझे बोले कि भाई साहब मैंने जमा करा दिया आपके अकाउंट में, मैं उसकी बात से मान जाऊं? नहीं, जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगी मैं कैसे मान जाऊंगा पैसे आ चुके हैं मेरे पास? तो ये क्या हो रहा है? ये डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अच्छा, इसमें कुछ भी कर लूं मैं पहले एंट्री कर ही नहीं सकता। कौन एंट्री करेगा पहले? पासबुक। पासबुक से मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके मैं बोलूंगा जी हाँ अब हमारे पास पैसा आ गया है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर में भी पहले एंट्री कौन कर रहा है? पासबुक। इसी तरह से बैंक को डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, SI स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने पहले से बोल के रखा है बैंक मेरी कार की इंश्योरेंस, मेरी कार की EMI, मेरी लाइफ इंश्योरेंस, मेरे बिजली का बिल, मेरे टेलीफोन का बिल पे कर देना, मुझसे बार बार पूछने मत आना। मैंने आपको परमिशन दे दी अपनी तरफ से, मैंने बैंक को सबऑर्डिनेट बनाकर असाइन कर दिया कि भाई तूने मेरी पेमेंट करनी इन चीजों की, मुझसे बार बार मत पूछियो, पेमेंट कर दियो। और बैंक ऐसे काम करते हैं आजकल, कमीशन बेसिस पर, हेल्प बेसिस पर, कुछ भी कह सकते हो आप। कोई बैंक फैसिलिटी देता है, कुछ चार्जेस भी लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने मेरे बिहाफ पर क्या की है? पेमेंट, जिसका मुझे इंफॉर्मेशन कब मिलता है? जब बैंक से पैसा कट जाता है। तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल क्या कराया? बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर। ये भी चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा था पहले, और तो हमारे इसमें भी है, इंटर में भी, और क्या नाम है, फाउंडेशन में भी है। तो बिल डिस्काउंटेड बट गेट्स डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब बाउंस। चेक के लिए हम मोस्टली बाउंस वर्ड यूज करते हैं, बिल के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? चेक के लिए भी हम डिसऑनर वर्ड यूज कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बोलता हूं, पहले बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने किसी को गुड्स बेचे, मुझे पैसा लेना है या देना है? लेना है। पैसा लेना है किससे? सामने वाली पार्टी से, डेटर से। मेरे डेटर ने मुझे क्या बोला कि सर मुझे ना कुछ टाइम चाहिए, 2-3 महीने का, आप पेमेंट मुझसे तब ले लेना। मैंने कहा एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा लीगल लॉजिकल बनाते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उस डॉक्यूमेंट को साइन करता हूं, आप उस डॉक्यूमेंट को लेना, साइन करना और मुझे वापस दे देना, और उस पर लिखा होगा कि आप मुझे पैसा 2 महीने के बाद देने वाले हो, 10,000 रुपए। वो भी एग्री कर गया, मैं भी एग्री कर गया। अब मेरे पास एक क्या है? एक डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट का नाम है बिल रिसीवेबल। क्या नाम है उसका? रिसीवेबल। क्यों बोल रहा हूं? पैसा आना है मेरे पास। वही डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेएबल। अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हुआ है, पैसे कब आने वाले हैं? 2-3 महीने के बाद, जो भी टाइम पीरियड रखा होगा आपने। अब मुझे एकदम से पैसों की जरूरत पड़ी, मैं इस बिल को लेकर किसके पास पहुंचा? उस डेटर के पास जाऊं? वो बोले भाई साहब 3 महीने बाद आना, मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी फिलहाल। मैं किसके पास पहुंचा? अपने बैंक के पास। और बैंक को बोला, बैंक ये देखो, ये एक बिल रिसीवेबल है, 10,000 रुपए का है, 3 महीने बाद इसका पैसा आएगा, बट मुझे आज अर्जेंट जरूरत है। मैं और किसी के पास जा नहीं सकता क्योंकि आप ही मेरे बैंक हो, तो आप मुझे इसको रखने के बदले में पैसे दे दो। मतलब मेरा बिल डिस्काउंट कर दो, मुझे एडवांस में पैसे दे दो। 10,000 के बदले में आपको जो काटना है कूटना है अपना थोड़ा बहुत हिस्सा काट लो और मुझे पैसे दे दो। बैंक ने भी क्या करा? लगे हाथों कितने रुपए काट लिए? 500 रुपए। आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? अच्छा, हाथ में कैश आएगा? नहीं, आपके बैंक में जाएगा। आपके बैंक में कितना पहुंच गया? 9500। ये बात आपको पता है या नहीं पता? पता है, आपने तो कराया काम जाके ये वाला। आप वापस ऑफिस में आए, अपने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट बैंक में 9500 आ चुका है, एंट्री कर ले। अब मुझे बताओ अब तक एंट्री कहां कहां हो चुकी है? पासबुक में हो चुकी है, कैश बुक में भी, दोनों जगह हो चुकी है एंट्री, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अब आता है 3 महीने के बाद का टाइम। 3 महीने बाद बिल है किसके पास? बैंक के पास। बैंक को पैसे कौन देगा? सामने वाली पार्टी। सामने वाली पार्टी पैसा दे दे तो बात खत्म, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी पैसा ना दे तो बिल हो गया डिसऑनर। बिल क्या हो गया? तो क्या लगता है बैंक रोते होते फोन करेगा, भाई साहब आपके पैसे नहीं आए, ये बुरा हाल हो गया, ऐसा कुछ होगा? बैंक करेगा, उसने नहीं दिए, इससे काटो। कितना काटेगा मेरे बैंक से? 10,000। 9500 भी नहीं, 95 नहीं, कितना? 10,000 पूरा काटेगा। बैंक का तो फायदा भी था तो 10,000 मिलते, और बैंक ने 10,000 के ऊपर भी कुछ काटना है, नोटिंग चार्जेस 100 रुपए और काट लिए मेरे अकाउंट से। कितने कटे टोटल? 10,100। ये 10,000 रुपए, 10,100 रुपए कहां से कटे हैं? मेरे बैंक से। बैंक का मतलब कैश बुक या पासबुक? पासबुक क्या हो चुकी है? नीचे। और मैं तो सो रहा हूं, मुझे पता ही नहीं इस बारे में अभी तक ऐसा कुछ हो भी गया है। तो इसका मतलब जब बिल डिसऑनर होता है तो पेमेंट कहां से पहले कम होती है? पासबुक से। पासबुक कहां होती है? नीचे। कैश बुक कहां होती है? ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं जिसमें आपका क्या हुआ है? पासबुक में एंट्री हुई है। और मैं आपको एक वर्ड याद दिला दूं, जब भी आप वर्ड सुने कौन सा, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, पासबुक क्या है? कम। पासबुक को नीचे मानना है आपने, हमेशा पासबुक नीचे है। बात समझ में आई यहां तक की? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए, क्या ये 5 पॉइंट ही हैं? जी नहीं,
पॉइंट एग्जाम में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल 5 के दे दिए हैं। धीरे धीरे करके आपको नए पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये, कैश बुक ऊपर गई या नीचे, पासबुक ऊपर गई या फिर नीचे। लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा है बेटा? एरर्स। एरर्स होते थे दो जगह पर, कहां कहां पर? कैश बुक में और एक कैश बुक के एरर और पासबुक के एरर। बेटा कैश बुक में एरर कौन से होते हैं पता है? कौन से होते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, रिकॉर्ड ही करना भूल गए हम तो। और एक और कौन सा होता है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में कौन सा था? अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, सिली मिस्टेक कर रहे थे आप, वो वाले एरर आएंगे यहां पर इसके अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? अच्छा, पासबुक में भी गलतियां हो सकती हैं, बैंक गलतियां कर सकता है कुछ करते वक्त। देखो आपको पता है आपका अकाउंट नंबर कितना बड़ा होता है? कोई 11 डिजिट्स का है, किसी का 12 का है, किसी का 15 का है, किसी का 16 का है, ऐसे ऐसे डिजिट्स के नंबर हैं। अब इतने बड़े नंबर हैं, आप देते हो अकाउंटेंट को जमा कराने के लिए 10,000 जमा कर दे मेरे अकाउंट में, वैसे तो करते करते करना एक नंबर गलत दब गया, आपका पैसा आपके अकाउंट जगह किसी और के अकाउंट में चला गया, या किसी और का पैसा आपके अकाउंट में चला गया, तो क्या आप वहीं लड़के कूद के मारना शुरू कर दोगे? क्या बोलोगे उसे? भाई ठीक कर दे, सिंपल सी बात है। लेकिन आप खुद तो ठीक नहीं कर सकते ना। अच्छा, आप कौन सा ठीक खुद कर सकते हो, लेकिन पासबुक वाले को आप हाथ नहीं लगा सकते, वो बैंक में खुद ही ठीक करेगा वो। और शायद कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि आपने एटीएम से पैसे निकाले हो, पैसे कट तो गए हो लेकिन पैसे बाहर ना आए हो, तो ऐसे केस में क्या होता है? पैसे बैंक से कम हो जाते हैं आपके, लेकिन क्या आपके हाथ में आया? आपके हाथ में क्या आया? बाबा जी का ठुल्लू। अब इस केस का मतलब पैसे बैंक से तो कम हुए, लेकिन एक्चुअली में आपकी पासबुक से तो कम हुए, लेकिन आपके हाथ में नहीं आए। तो क्या करें? मशीन तोड़ के निकालना शुरू कर दें? फिर क्या कर सकते हैं हम? वेट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, पैसा आज नहीं तो कल 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंप्लेंट ही फाइल हो सकती है इसके अगेंस्ट में, क्योंकि बैंक की गलतियों को आप ठीक नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? यहां तक की कोई डाउट तो नहीं इस बातों से? अब इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम अपने पास एक क्वेश्चन बनाएंगे और उन क्वेश्चन की बेसिस पर आगे चलेंगे, ठीक है? आपने कुछ नोट करना है इसके अंदर? बताओ मुझे। पहले वाला तो हो रखा है सारा, ये वाला कर लीजिए, कुछ पेंडिंग है तो जल्दी से कंप्लीट करिए इसको, फिर हम अपने पास इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हो गया है, शुरू करें। तो मैं इन सारे पॉइंट्स को लेकर आपके सामने अब क्या बनाऊंगा? एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपके साथ काम करते हैं, ठीक है? लीजिए बेटा, अपने पास एक क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे सब। एग्जाम्पल है, बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1,00,000। बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव? सिंपल कुछ ना बोला हो तो क्या मानना है? हमेशा पॉजिटिव। तो जी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, चेक क्या किया आपने?
डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, रुपीस कितने का था जी? 20,000 का। चेक क्या किया आपने? इश्यूड, बट अभी तक क्या नहीं हुआ है? प्रेजेंटेड। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। फोर्थ, बैंक क्रेडिटेड क्या चीज? इंटरेस्ट। कितने रुपए बेटा? ₹1,000। बैंक ने क्या लगाए? चार्जेस, रुपीस कितने? 500। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ₹5,000। हमारे अकाउंट में कस्टमर ने क्या कर दिया है? डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा आपके। 7th पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ₹7,000। बेटा बिल डिस्काउंटेड एट रुपीस कितने में? 9,500। बिल की वैल्यू कितनी थी? 10,000। क्या हो गया? डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस कितने लगे? 200 रुपए। और लास्ट, हाँ जी 7,000। और लास्ट है बेटा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। क्या किया है बेटा? अंडरकास्ट कितने से? 100 रुपए से। बोलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सारे सारे पॉइंट नोट कर चुके हो आप सब? करूं आगे? तो जी अब आपको बेटा क्या बनाना होगा? एक तो BRS, क्या क्या बनेगा? पॉजिटिव कॉलम और नेगेटिव कॉलम। बेटा सबसे पहला पॉइंट, क्या था सबसे पहला पॉइंट बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक? कैश बुक। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये लीजिए बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट था? 1 लाख। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखिए, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, सिंपल। बेटा सेकंड पॉइंट पढ़ो। चेक डिपॉजिट किया है कितने रुपए? 20,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, चेक डिपॉजिट कराने में पहले एंट्री किसने की? आपने हमेशा क्या करना है? कैश बुक पासबुक दोनों को बराबर मानना है, दोनों को हमेशा बराबर मानना है। फिर आपने पॉइंट को पढ़ना है। पॉइंट क्या था? चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट में पहले एंट्री किसने की? कैश बुक ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? डिपॉजिट कर रहे हो, ऊपर जाएगी कैश बुक। कैश बुक ऊपर, पासबुक। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया? देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया? कैश बुक से स्टार्ट किया। क्वेश्चन स्टार्ट किया कहां से? कैश बुक से स्टार्ट किया। कैश बुक कहां है?
ऊपर, पासबुक कहां है, नीचे। जहां से स्टार्ट किया उसी को फ्लक्चुएट करके इसके पास ले आओ। कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे, क्या करना चाहिए, माइनस। कितने का माइनस, सेकेंड पॉइंट 20,000 माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। आपने सोचना क्या है, तीन बातें हैं, दोनों बैलेंस बराबर हैं, पहले एंट्री कहां हुई और स्टार्ट कहां से किया था। आई बात समझ में। अगला पढ़ना, थर्ड पॉइंट क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट, दोनों फिर से बराबर। चेक इश्यू की एंट्री पहले कौन करता है, कैश बुक बढ़ा दूं या कम कर दूं, कैश बुक कम कर दी। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, कैश बुक को ही फ्लक्चुएट कर सकता हूं, इसे ही हिला सकता हूं, जहां से स्टार्ट किया उसे हिलाऊंगा, ऊपर ले आइए, क्या कर दीजिए, प्लस। अगर यही क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता तो ये हाथ हिल रहा होता, ये हाथ ऊपर नीचे जा रहा होता, ये बात ध्यान रखनी है। अगला पढ़िए बेटा, क्या किया है बेटा, बैंक क्रेडिट कर रहा है बेटा। पासबुक में क्रेडिट का मतलब बढ़ाना या कम करना, बढ़ाना। दोनों फिर से बराबर, देखो ध्यान से देखो, यहां देखो, दोनों फिर से बराबर। बैंक ने क्रेडिट किया है तो कैश बुक हिलाऊं या पासबुक हिलाऊं, पासबुक ऊपर चली गई। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, ये हाथ ही हिल सकता है, क्या कर दूं, प्लस 1,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला पॉइंट, बैंक क्या लगाया है, दोनों फिर से बराबर, बराबर मान के चलना है हमेशा। बैंक चार्जेस में पहले एंट्री कौन करेगा, बढ़ा दूं या कम कर दूं, कम कर दूं, कम कर दिया। ये ऊपर है, ये नीचे है, स्टार्ट कहां से किया, क्या करना चाहिए, माइनस। कोई डाउट तो नहीं यहां तक। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, पॉइंट नंबर कौन सा हमारा, 6। दोनों फिर से बराबर, पहले एंट्री किसने की, पासबुक ने, पासबुक ऊपर चली गई, कैश बुक नीचे है, कहां से स्टार्ट किया, क्या करना चाहिए, प्लस। कितना अमाउंट था, 5,000। बोलो बेटा, किसी को भी यहां तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सबको, क्लियर है, पक्का आगे चलें। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। डायरेक्ट डिपॉजिट के बाद क्या था, डायरेक्ट पेमेंट। दोनों फिर से बराबर, पहले एंट्री किसने की, पासबुक या कैश बुक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने किया तो पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। स्टार्ट कहां से किया, क्या करना चाहिए, कितना, 7,000। नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर ना, बताइए डिसऑनर के केस में। यहां तक डिसऑनर के केस में क्या सिखाया था मैंने, पासबुक नीचे है ना, पासबुक नीचे आएगी। एक मिनट, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। आपने चेक को क्या, बिल को क्या किया था, डिस्काउंट। डिस्काउंट कराने में पहले एंट्री कहां हुई थी, पासबुक में। पासबुक बढ़ गई थी 9500 से, हमने अपने अकाउंटेंट को बोल के बढ़वा ली थी कैश बुक भी। फिर जब पैसा नहीं मिला तो बैंक ने पैसा काट लिया था अकाउंट से, सिर्फ 10,000 काटा था या 10,200 भी काटे थे, 10,200 नोटिंग चार्जेस के मिलाकर काटे थे। तो इसका मतलब पासबुक कितने से नीचे आई, 10,200 से। कैश बुक कहां है, ऊपर, पासबुक कहां है, नीचे। स्टार्ट कहां से किया, क्या करना चाहिए, माइनस। और मैंने आपको बताया डिसऑनर केस में पासबुक क्या होगी, नीचे। तो कितना नीचे बेटा, 10,200। कोई डाउट तो नहीं। लास्ट पॉइंट बचा है, कौन सा वाला, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना। मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं हमेशा ताकि आपको दिक्कत ना आए। बेटा ये कैश बुक की डेबिट साइड और ये,
हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? डेबिट साइड का मतलब पैसा आएगा या जाएगा? तो इसका मतलब ये कौन सी साइड हुई? और ये वाली? मैं अज्यूम फिगर्स दे रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है। 10, 6, 4 टोटल बताओ। ये डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड में है 3, 2, 1, टोटल बताओ 6। बेटा 20 में से 6 गया, कितना बचा? क्या ये सही निकला हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब गलती क्या हुई बेटा? पढ़ना, ये 3, 2, 5 और एक 6 को मैंने गलती से टोटल कर दिया, कास्टिंग एरर। बेटा अब ये 20 माइनस 5 14 आएगा, कितना आएगा? 15 आएगा। मतलब मेरी गलती से 14 का बैलेंस कितना हो गया? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। कैश बुक में 14 आना चाहिए था, पासबुक में भी 14 आना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती से कैश बुक कितना शो कर रही है? 15। पढ़ना लाइन में क्या लिखा हुआ लास्ट टाइम? कौन सी साइड? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कौन सी होती है? ये वाली। अंडरकास्ट का मतलब कम कर दिया है। तो जो बैलेंस आपका 6 बन रहा था वो आपने कितना बना दिया? 5। इससे आपका बैलेंस ज्यादा आ गया। कैश बुक कहां है? ऊपर। पासबुक कहां है? नीचे। फिर से बोलता हूं, दोनों 14 14 होते, 14 14 होते, दोनों बराबर होते। मेरी गलती से कैश बुक 14 की जगह 15 हो गई है। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया है? क्या करना चाहिए? कितना माइनस? 1 रुपी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 रुपीज। तो जी 100 रुपीज आपने कर दिए माइनस। टोटल कितना है बेटा इसका डेबिट साइड का? 1,16,000। 11,6,000 क्या होता है? ये कौन सी भाषा लिखी तुमने? 11,6,000। अच्छा 1,16,000। यहां पर भी कितना आया? 1,16,000 माइनस कर दिया आप सबने, कितना आ रहा है? 78,200। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने बेटा, 78,200, 78,200 कौन सी साइड निकला बैलेंसिंग फिगर? पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड निकला, नेगेटिव साइड है लेकिन है पॉजिटिव। एक बात बताओ बेटा, 10 का पॉजिटिव, 7 का नेगेटिव, नेट आंसर 3। पॉजिटिव है नेगेटिव? तो 10 का नेगेटिव प्लस का 7, इसका मतलब जो बड़ा उसका राज चलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पर इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव में बड़ी साइड कौन सी? पॉजिटिव। बैलेंस निकाला इस साइड जरूर है लेकिन बैलेंस है कैसा? पॉजिटिव। और रटने वाले बच्चे ध्यान देंगे, जिस साइड डिफरेंस निकला उसका ऑपोजिट बोलना है। नेगेटिव साइड डिफरेंस निकला तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव बैलेंस है। और अगर इस साइड डिफरेंस निकलेगा तो क्या बोलोगे? नेगेटिव बैलेंस है। अभी फिलहाल क्या है? तो बैलेंस एज पर। बेटा ऊपर स्टार्ट किससे किया था? ये किस पे खत्म होगा? और पासबुक की पॉजिटिव साइड बताइए, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक नोट भी कर चुके हो? मुझे एग्जाम्पल दिखाना है आपको, बस एक अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला, क्योंकि वो चीज जरूरी है समझनी, आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार मिलेगा वो पॉइंट। कर चुके हो नोट सब? ये लीजिए एक बार और देख लीजिए इसको मेरे साथ में। बेटा ये टोटल 3, 2, 1 कितना था? 6। बट मैंने गलती से अगर 7 कर दिया होता तो ये 13 हो जाता। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, अगर पेमेंट साइड कैश बुक की आप करते हो अंडरकास्ट तो इससे आपका बैलेंस आता है ज्यादा। अगर आप पेमेंट साइड कैश बुक की करते हो तो बैलेंस आता है कम। अग्री? कोई दिक्कत तो नहीं?
अच्छा ये टोटल कितना है? 20। अगर ये 20 की जगह 21 हो जाता तब भी 14 आता, तब कितना आता? देखो देखो मैं करके मैं दिखाता हूं, रुको रुको, भूल जाओ इन सबको। अब कितना था ये? 14, 20 के साथ 14। अब मैं कह रहा हूं 20 की जगह 21 कर दो इसे, अब बताओ, अब 15 आएगा। इसका मतलब अगर रिसीट साइड आपकी किसकी? कैश बुक की क्या है, तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर रिसीट साइड क्या है, कैश बुक की अंडर कास्ट, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? और रटने वाले बच्चे फिर से ध्यान देंगे। इसमें कनेक्शन ढूंढो। रिसीट ओवर, बैलेंस भी ओवर। रिसीट अंडर, बैलेंस भी अंडर। लेकिन पेमेंट में उल्टा है। पेमेंट में अंडर, बैलेंस हायर, ओवर लोअर, उल्टा होता है। मतलब रिसीट में अगर आपका ओवर कास्ट हुआ है तो बैलेंस भी ओवर हो गया होगा। रिसीट में अंडर कास्ट हुआ है तो बैलेंस भी अंडर हो गया होगा। लेकिन पेमेंट में उल्टा है। अगर मैं बोलता हूं पेमेंट में ओवर कास्ट हुआ है तो बैलेंस कम, और पेमेंट में अंडर कास्ट हुआ है तो बैलेंस ज्यादा। आई बात समझ में? तो इसको आप एक इजी एक्सेस के लिए याद कर सकते हो। एग्जाम में इतना दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बारी में आंसर लिख पाओगे। इसको नोट कर लीजिए एक बारी। ये नोट हो चुका है? हटा दो इसको, करना है ना, कर लो जल्दी से एक बारी। हाँ जी, नोटेड डन, सभी कंप्लीट हो गई है। तो पेपर जाना पेपर के लिए 1 बज गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, क्वेश्चन करा दिया आपको अब बुक से 1 to 4 ये घर से करके आना है, होमवर्क है आपका। जो हमारे क्वेश्चन है बुक के 1 to 4 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में अपना ये आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी अमेंडेड कैश बुक वाला पार्ट है उसको शुरू करेंगे। ठीक है,
चलिए अब पेपर ने कल खत्म हो जाएंगे आप सबके, कल लास्ट है, आज लास्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम आगे में नॉर्मल टाइम्स पे करा करेंगे, 2-2.5 घंटे करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।